नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। उत्तराखंड की रहने वाली एक लड़की गुरुग्राम में रहकर एक स्पा सेंटर में काम करती थी। ये लड़की शादीशुदा थी और उसे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने पति से अलग रहती थी और गुरुग्राम में एक दूसरे आदमी के साथ वो लिव इन में रहती थी, जिसके साथ उसने बाद में शादी कर ली थी। इस लड़की का नाम है पूजा। तो पूजा उत्तराखंड की रहने वाली थी, गुरुग्राम में रहती ज़रूर थी, लेकिन 15 नवंबर 2024 को, यानी पिछले साल नवंबर के महीने में, वो एकाएक अपने घर से गायब हो गई, यानी गुरुग्राम से गायब हो गई। कहाँ गई, किसके साथ है, कुछ नहीं पता चल रहा था। उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए और वो अपने तौर पर इस लड़की को लगातार ढूंढते रहे, उसकी तलाश करते रहे, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बावजूद पूजा के बारे में उत्तराखंड में रहने वाले उसके परिवार के लोगों को कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही थी। तकरीबन महीने भर बाद 19 दिसंबर 2024 को पूजा की बहन गुरुग्राम आई और गुरुग्राम आने के बाद उसने गुरुग्राम के ही सेक्टर 5 के पुलिस स्टेशन में अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। और उसने ये भी बताया कि उसकी बहन वैसे तो शादीशुदा है, लेकिन अपने पति और बच्चों के साथ नहीं रहती है, बल्कि एक दूसरे आदमी जिसका नाम मुश्ताक है उसके साथ रहती है। और वो मुश्ताक जो है वो टैक्सी ड्राइवर है। पुलिस को ये जानकारी मिली और पुलिस ने पूजा की तलाश शुरू की और इसके साथ ही मुश्ताक की भी तलाश शुरू की। लेकिन दिन, हफ्ते, महीने सब गुजरते चले गए, न तो पूजा का कुछ पता चला और न ही मुश्ताक का कुछ पता चला। इस बीच जो घरवाले थे, वो घरवाले मुश्ताक की तलाश करते हुए उसके पुश्तैनी गांव उत्तराखंड के ही सितारगंज में भी पहुंचे। सितारगंज में उन्होंने बताया कि हमारी बेटी पूजा, उसके साथ आपका बेटा मुश्ताक जो है वो लिव इन में रहता है, दोनों ने शादी कर ली है अलबत्ता गुरुग्राम में, और पूजा गायब है, मुश्ताक का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो आप बताएं कि आप लोगों को कोई नॉलेज है, कोई जानकारी है। तो मुश्ताक के घर वालों ने सितारगंज में ये बताया कि वो तो पहले से शादीशुदा है, उसकी बीवी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, और चूंकि उसने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है जिसके बारे में हमें खबर थी, तो हमने उसे घर से निकाल दिया है। तो हमें तो पता भी नहीं कि मुश्ताक कहाँ है। रही बात आपके घर की बेटी की, पूजा की, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये बात जब पूजा के घर वालों ने सुनी तो उन्हें बहुत सदमा लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले में वो अपनी बेटी तक या अपनी बहन तक कैसे पहुँचे। कोई क्लू, कोई हेडवे उनको नज़र नहीं आ रहा था। और इसी तरह से दिन, महीने गुजरते चले गए। एक लंबा वक्त गुजरने के बाद, तकरीबन 5 महीने बाद, अभी कुछ रोज पहले एक डेड बॉडी पुलिस को बरामद हुई, और वो डेड बॉडी बरामद हुई उधम सिंह नगर ज़िले में ही एक पुलिया के नीचे, बिल्कुल ही सड़ी गली और म्यूटिलेटेड कंडीशन में। एक ऐसी डेड बॉडी जिसका सिर गायब था। इत्तेफाक देखिए कि जब ये लाश मिली तो उधम सिंह नगर के आसपास ही उत्तराखंड के लोगों को भी, बाकी आसपास के ज़िलों के लोगों को भी इस डेड बॉडी के बारे में खबर मिली। तो पूजा के जो घरवाले थे, जो अपनी बेटी को लंबे समय से काफ़ी शिद्दत से ढूंढ रहे थे, उन्होंने फिर पुलिस से कांटेक्ट किया और उत्तराखंड पुलिस ने पूजा के भाई को उस डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलाया। लेकिन डेड बॉडी की हालत ऐसी थी, लाश की हालत ऐसी थी कि उसकी पहचान कर पाना ही मुश्किल था, क्योंकि सिर जो है वो तो गायब था। सिर धड़ को देखकर, और वो भी सड़ी गली हालत में, इस धड़ को देखकर कोई कैसे पहचान करता। लेकिन ये इत्तेफाक ही है कि पूजा का जो भाई है उसने इस बॉडी को देखा और देखते ही पहचान लिया। उसने कहा कि ये बॉडी मेरी बहन की है, क्योंकि आखिरी बार जब राखी के दिन मैं अपनी बहन से मिला था तो मेरी बहन ने यही दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसे बहन का वो दुपट्टा याद था और उस दुपट्टे से उसने जंगल में पुलिया के नीचे पड़ी हुई लाश को देखकर उसकी पहचान कर ली और बताया कि ये उसकी बहन की लाश है। तो तकरीबन 5-6 महीनों से, बल्कि उससे भी ज़्यादा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यस 5-6 महीनों से
ये जो लड़की गायब थी अब उसकी गुमशुदगी की पहेली सुलझ गई और पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, जिंदा नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है। और मौत भी ऐसी वैसी नहीं, किसी हादसे में नहीं, बल्कि उसका कत्ल हुआ है। क्योंकि अगर कत्ल नहीं हुआ होता तो लाश जो है वो इस तरह से बगैर सर के कहीं किसी जंगल में पड़ी हुई नहीं मिलती। पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी और प्राइम सस्पेक्ट मुश्ताक ही था। अब पुलिस ने इस मर्डर केस में मुश्ताक का नाम सामने आने के बाद जो है उसकी तलाश और तेज कर दी। पहले तो गुमशुदगी के मामले में ही उस पर शक था, अब मर्डर केस के मामले में उस पर शक शुरू हो गया और आखिरकार उसकी लोकेशन पुलिस को उसी सितारगंज में मिली जहां का वो रहने वाला है। इसके बाद पुलिस ने मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद उसने पूजा के साथ अपनी मुलाकात से लेकर उसे मौत के घाट उतारने तक की जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल रोंगटे खड़े करने वाली कहानी थी। मुश्ताक ने यह बताया कि उसकी और पूजा की मुलाकात साल 2022 में हुई थी। उस समय पूजा जो है वो उत्तराखंड में ही रहती थी और पूजा के घर के कुछ लोग गुरुग्राम में भी रहते थे, तो उसका गुरुग्राम और उत्तराखंड के बीच आना जाना था। इस बीच पूजा की माँ एक बार काफ़ी बीमार पड़ी और वो बीमार माँ को लेकर ट्रैवल कर रही थी उत्तराखंड से गुरुग्राम। इस बीच रोडवेज की एक बस में उसकी पहली बार मुश्ताक से मुलाकात हुई। बस में ही पूजा मुश्ताक की तरफ आकर्षित हुई और मुश्ताक भी पूजा को देखकर उसे मन ही मन चाहने लगा। दोनों के बीच में जब बातचीत की शुरुआत हुई तो मुश्ताक ने रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी। उसने अपना नाम बताया अजीत, वो मुस्लिम था, उसने हिंदू नाम बताया। पूजा चूंकि धर्म को लेकर जो अड़चन होती है वो अड़चन हट गई, तो पूजा अजीत के और करीब आ गई। इसके बाद मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूजा पहले से शादीशुदा थी, लेकिन इसके बाद उसकी अजीत से मुलाकात हुई, अजीत उर्फ मुश्ताक से। इसके बाद उसने तय किया कि वो अजीत के साथ ही रहेगी। बाद में उसे पता चला कि अजीत मुश्ताक है, लेकिन अब वो अजीत के साथ रहना शुरू कर चुकी थी और उत्तराखंड छोड़कर वो गुरुग्राम शिफ्ट हो गई और गुरुग्राम में ही एक स्पा सेंटर में उसने नौकरी कर ली। अजीत जो है उसने पूजा से शादी की और अपनी पहचान बताते हुए शादी की। पहले उसने अपनी पहचान झूठी बताई थी, लेकिन बाद में उसने बता दिया कि मैं मुस्लिम हूँ। इसके बावजूद चूंकि इस रिश्ते में पूजा आगे बढ़ चुकी थी तो उसने मुश्ताक से शादी कर ली। लेकिन मुश्ताक ने इसके बाद फिर से डबल क्रॉस किया पूजा को, जब वो अपने गांव सितारगंज लौटा और वहां अपनी घरवालों की रजामंदी से उसने अपने परिवार में ही एक मुस्लिम लड़की से निकाह कर लिया, यानी दूसरी शादी कर ली। एक बीवी गुरुग्राम में और एक बीवी सितारगंज में। घर वालों को जब मुश्ताक के इस हकीकत की जानकारी हुई तो उन्हें बड़ा झटका लगा। उन्होंने फिर मुश्ताक को अपने घर से निकाल दिया। अब मुश्ताक अपनी बीवी के पास कभी जाता, कभी उससे मिल पाता, कभी नहीं मिल पाता, लेकिन उसका ज़्यादातर वक्त जो है वो गुरुग्राम में ही गुजरता और वो इस लड़की के साथ, पूजा के साथ ही लिव इन में रहने लगा। मुश्ताक पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर था। ये सब कुछ चल ही रहा था और मुहावरे के तौर पर अगर मैं कहूँ तो मुश्ताक एक साथ दो नावों पर सवारी कर रहा था। और लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो पूजा है वो पूरी तरह से मुश्ताक पर अपना हक जमाती थी और वो चाहती थी कि मुश्ताक सिर्फ और सिर्फ मेरा ही पति बनकर रहे। उसने जिस दूसरी लड़की से शादी की है उससे न तो कभी मिले, ना उसके बारे में सोचे, उसे तलाक दे दे और मेरे साथ फॉर्मली पब्लिक के सामने भी एक शादी करे, समाज के सामने भी एक शादी करे। ऐसे तो मुझसे शादी कर चुका है, लेकिन सबके सामने शादी करे, ये उसकी मांग थी। मुश्ताक इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं था। अब पूजा और मुश्ताक के बीच इसी मसले को लेकर अक्सर कहा सुनी लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों की शुरुआत हो गई। पूजा अब तकरीबन हर रोज़ मुश्ताक से लड़ने लगी और मुश्ताक अब इस लड़ाई झगड़े से ऊब चुका था। उसे लगा कि उसने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी कि वो पूजा के करीब आया और अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर उसने पूजा से दोस्ती कर ली, लिव इन में रह गया, शादी कर ली। ये सब उसके जीवन की भूल थी। बढ़िया होता अगर वो अपने घर वालों के कहे मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी किया होता और पूजा उसकी ज़िंदगी में नहीं होती।
ये सब मुश्ताक काफ़ी दिनों तक सोचता रहा और फिर उसने पूजा की हत्या करने की प्लानिंग की। इस प्लानिंग के तहत उसने नवंबर के महीने में पिछले साल 2024 में वो पूजा को अपनी बहन के घर खटीमा लेकर गया और कहा कि चलो वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ से कुछ मंदिरों में पूजा तुम करना, दर्शन करेंगे और फिर घूम फिर करके वापस गुरुग्राम आएंगे। पूजा को लगा कि शायद मुश्ताक का दिल बदल रहा है, वो अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे साथ रह सकता है, मेरे साथ अच्छे पल गुजारना चाहता है। तो पूजा मुश्ताक के साथ निकल पड़ी और दोनों यहाँ से पहले पहुँचे खटीमा और खटीमा से फिर मुश्ताक पूजा को घुमाने के बहाने लेकर गया ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड। इसी ऊधम सिंह नगर में एक सुनसान जंगली इलाके में एक पुलिया के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और पूजा के साथ कुछ खुशनुमा पल, कुछ अच्छी बातें करने के इरादे से उसने पूजा को पुलिया के ऊपर सुनसान जगह पर बुलाया। साथ में थे ही दोनों पति पत्नी। तो पूजा को कोई शक नहीं था और पूजा को दूर दूर तक ये अंदेशा नहीं था कि उसके पति मुश्ताक के दिलो दिमाग में कुछ और चल रहा है। एक अच्छे सीनिक व्यू वाली जगह पर जहाँ कुदरती खूबसूरती काफ़ी अच्छी है, उस जगह पर, सुनसान जगह पर पूजा पुल के पास खड़ी थी और पीछे मुश्ताक खड़ा था, उससे बातें कर रहा था। अचानक मुश्ताक ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला जिसकी तैयारी वो पहले से करके रखा हुआ था। उसने पूजा की गर्दन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। पूजा इस अप्रत्याशित अचानक हुए हमले से घबरा गई। दर्द के मारे वो चीखने लगी, लेकिन उसे समझ में आ गया कि मुश्ताक अब उसे छोड़ना नहीं चाहता बल्कि उसकी जान ले लेना चाहता है। पूजा ने हाथ जोड़कर उससे अपनी जान की भीख मांगी और कहा कि वो उसे माफ़ कर दे, उसे छोड़ दे, वो उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाएगी, फिर कभी उससे शादी करने और उसकी बीवी को तलाक देने के लिए नहीं कहेगी, वो उसकी ज़िंदगी बख्श दे। लेकिन मुश्ताक ये तय कर चुका था कि अब वो किसी भी कीमत पर पूजा को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और जिस तरह से वो पूजा पर ताबड़तोड़ चाकुओं से 2-3 वार कर चुका था, उसके बाद अगर वो एक पल के लिए ये सोचता भी कि वो पूजा की ज़िंदगी बख्श देगा, तो भी उस सुनसान जगह से पूजा को उठाकर कहीं और लेकर जाना, उसका इलाज करवाना और अपने फ़ैसले को पूरी तरह बदल देना, ये उसके लिए तकरीबन नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि वो इस साजिश में काफ़ी आगे निकल चुका था। और इसीलिए मुश्ताक ने ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर आखिरकार पूजा की हत्या कर दी और हत्या करने के साथ ही उसने उसकी लाश को सिर और धड़ से अलग कर दिया। धड़ का जो हिस्सा है उसे उसी के कपड़ों में गठरी बांधकर उस पुलिया के नीचे फेंक दिया और सिर को जो है मुश्ताक ने किसी और गुमनाम ठिकाने पर, किसी और लोकेशन पर उसने फेंका। वो सिर अभी तक पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। घटना 15 नवंबर 2024 की है और अभी हम मई के महीने में हैं 2025 में, मतलब 6 महीने, इतना वक्त हो गया है। अलबत्ता पुलिस ने कातिल को ज़रूर गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर इस कत्ल से जुड़े सबूत भी बरामद कर लिए हैं और साथ ही जो कत्ल की पूरी कहानी है वो भी कातिल ने पुलिस को बता दिया है। तो एक ऐसी प्रेम कहानी जो झूठ की बुनियाद पर शुरू हुई थी, उसका दी एंड एक भयानक कत्ल के साथ हुआ, जिसमें पत्नी तो बेमौत मारी गई और पति या लिव इन पार्टनर जो भी कहें वो फ़िलहाल गिरफ्तार है और अब जेल में है। सिर अभी तक नहीं मिला है। ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से प्रयागराज में एक बुज़ुर्ग दंपत्ति की हत्या एक ऐसे शख्स ने कर दी जिस शख्स को बुज़ुर्ग दंपत्ति ने 2 चांटे मारे थे। 2 चांटा खाने के बदले के तौर पर एक आदमी 2 लोगों की हत्या कर सकता है, ये सोचना भी बहुत अजीब लगता है। लेकिन कई बार फिट ऑफ रेज में, गुस्से में इंसान कुछ भी कर जाता है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि बहुत एहतियात से लोग रहें और अपनी सुरक्षा के बारे में ज़रूर सोचें। तो उस कहानी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के कमेंट जो है पढ़ता हूँ। जोड़ीदार शायर के नाम से एक आईडी है, उन्होंने ये कहा है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी मिल जानी चाहिए, यही बढ़िया होता है। ये बात मैंने सुनी है, ये बात मुस्लिम लोग अक्सर कहते हैं
कि उनके धर्म में या उनके जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उसमें ये कहा गया है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मज़दूरी दे देनी चाहिए। मतलब जाहिर है किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए, अच्छी बात है। तो ये बात जोड़ीदार शायर ने लिखी है। एनीवे, शिवा शुक्ला ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि श्रीवास्तव का लालच उनकी मौत का कारण बना। देखिए, लालच है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। अगर श्रीवास्तव दंपत्ति मान लीजिए डिससेटिस्फाइड भी थे तो भी उनको इस मामले को एमिकेबली सुलझाना चाहिए था, आपस की समझ से इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था। 20,000 रुपये किसी आदमी का रख लेना और उसे बिल्कुल एक भी पैसा देने के लिए तैयार ना होना, उल्टा थप्पड़ चांटे मारना, अगर कातिल ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो बातें सच हैं तो ऐसा करना वाकई गलत था। हालांकि कत्ल करना उसका हल बिल्कुल नहीं है, उसको उसके किए की सज़ा मिलेगी जिसने भी उसका कत्ल किया। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि जिस राजमिस्त्री ने कत्ल किया आखिर वो अपने साथ हथौड़ा लेकर श्रीवास्तव परिवार के यहाँ क्यों गया था? क्या वो कत्ल की साजिश करते हुए तो वहाँ नहीं पहुँचा था? इसका जवाब ये है कि राजमिस्त्री के पास हथौड़ा भी एक औजार के तौर पर होता है। और कई बार हमने देखा है कि जो मिस्त्री होते हैं या जो कुली का काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, उनके अपने बिलोंगिंग्स में हथौड़ा हुआ और जिस चीज़ से वो सीमेंट की चिनाई वगैरह करते हैं उस औजार का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। कई जगह उसको करनी कहते हैं। तो बाकी साहुल एक जो लट्टू जैसी चीज़ होती है जिससे अलाइनमेंट देखते हैं, और भी मतलब कुछ औजार ये लेकर चलते हैं। तो हथौड़ा उसके पास होना कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है। श्याम बहादुर गुप्ता जी ने कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। मोबाइल गुरु जगदीश के चांडेगरा, देव कुमार सिविल वर्क के नाम से है, अनिल शाक्य जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, मिस्टर संजय एसपी ने भी कमेंट किया है, प्रिया संजय का कमेंट है, पावर ग्रिल है और आनंदी क्रिएट्स हैं, मोहम्मद फैज़ल का कमेंट है, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। इसके अलावा उमेश भुइया जी हैं, क्लिप मूवी है, तेंजिन इन्होंने कमेंट किया है। और इसके अलावा प्रदीप भाम्बू जी हमारे रेगुलर लिसनर है, परूप श्रेष्ठा जी हैं, राघवेंद्र तिवारी जी हैं, विशाल यादव इन्होंने कहा है कि मज़दूर बड़े स्वाभिमानी किस्म के होते हैं और इसीलिए कोई अगर उनके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने वाली हरकत करता है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। कुंदन पाल ने भी अपनी बात रखी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। फुमुल उर्का इन्होंने भी कहा है कि इन्होंने कमेंट किया है और एक बहुत सीरियस टॉपिक पर इन्होंने इमोजीज के साथ कुछ कमेंट लिखा। उन्होंने कहा है कि कौन कौन चाहता है कि युद्ध हो, सेना बुला रही है उसको फ्रंट लाइन पर। एनीवे, देखिए, जो अपने देश से अपने वतन से प्यार करते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो फ्रंट लाइन पर भी जाने का माद्दा रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना ही जो है वो मुल्क के लिए लड़ती है, देश के लिए लड़ती है। कम से कम हिंदुस्तान के लिए मैं ये बात तो कह सकता हूँ कि अगर देश पर आन पड़ेगी तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा दुश्मनों से भिड़ने के लिए तैयार मिलेगा आपको। कोमल विर्क ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। जया अवस्थी ने कमेंट किया है, डीएस भक्ति से तरुण जी हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। आरचू के नाम से एक आईडी है और इन्होंने कहा है कि डेली वीडियो बनाना, वो भी क्राइम स्टोरी पर, वो बहुत मेहनत लगती होगी सच, और सच भी बताना पड़ता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनत तो लगती है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ डेडिकेटेडली क्राइम तक के लिए एक क्राइम की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लेकर आना यही मेरा जॉब प्रोफाइल नहीं है। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आज तक से जुड़ा हूं तो टीवी के लिए भी काम करता हूं, तो मतलब देखा जाए तो मेहनत लगती है, लेकिन हाँ, ये मेहनत करना बनता भी है। किसी पर मैं एहसान नहीं करता मेरी जिम्मेदारी है। गीता रानी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। जमीरा अहमद या जमीर अहमद ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। ये लिख रहे हैं, हम बंगाल के बाशिंदा हैं, आइंदा न्यूज़, ऐसा न्यूज़ यहाँ कोई न्यूज़पेपर, हिंदी बंगाली न्यूज़पेपर या टीवी पर नहीं देखी और नहीं कोई रीड किया। पता नहीं ये कौन सी खबर के बारे में कह रहे हैं, लेकिन अहमद साहब बहुत बहुत स्वागत आपका, कमेंट्स करने के लिए बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा रामाधार सोरेन साहब हैं, ये बोकारो झारखंड से हैं। मैंने कल इनके बारे में कमेंट किया था, इनका कमेंट पढ़कर मैंने कहा था कि ज़रूर इनका ताल्लुक़ मेरे होम स्टेट झारखंड से होगा, तो बोकारो जमशेदपुर के बगल में ही है। और विकास साहू ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। पीके चंद्रा साहब का कमेंट है और पिंकी चारण ने हमेशा की तरह इमोजीज भेजे हैं। और सच्चाई समथिंग के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात रखी है। हैप्पी सिद्धू का कमेंट है और अभिषेक यादव ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। एग्जैक्टली अभी इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले एक कमेंट आंखों के सामने आ गया जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने ये शिकायत की है कि मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, क्या मैं गलत कमेंट करता हूँ।
मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आपकी आवाज़ और आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बेहद खूबसूरत है। सबसे पहले तो इस कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी कमेंट आप गलत बिल्कुल नहीं करते हैं, ये इत्तेफाक की बात है कि आपका कमेंट मेरी निगाहों से नहीं गुजरा। कई लोग रेगुलर कमेंट करते हैं, मतलब रोज़ करते हैं। रोज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा काम धाम छोड़कर आप रोज़ कमेंट कीजिए। जो लोग करते हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने आपके साथ मेरा इस तरह का रिलेशन या जुड़ाव महसूस करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन भास्कर कुमार साहब, अगर आप कभी कभी भी कमेंट करते हैं और इत्तेफाक से वो कमेंट अगर मेरी आंखों के सामने आ जाए तो मैं उसको ज़रूर पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं रैंडमली ही कमेंट पढ़ता हूँ। मैंने कई बार आप लोगों को पहले भी बताया। तो बहुत बहुत स्वागत आपका भास्कर जी। किसी का कमेंट जो है मैं पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी के तहत नहीं पढ़ता, मोबाइल फ़ोन सामने रखता हूँ, स्क्रॉल करते हुए पढ़ता जाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वाक़ये, किसी और क्राइम की रियल स्टोरी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।